कहां पे जाने लगा? व्यास नदी को क्रॉस करने की कोशिश करने लगा, मगध में पहुंचना था, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ी। वो कहां चला गया? अपना सारा काम दाम छोड़ के सेल्यूकस निकेटर के पास वो चला गया वापस मतलब कहां पे पहुंचा? वो पहुंचा बेबीलोन, और बेबीलोन में जाके 323 बीसी में उसकी क्या होगी? डेथ। 323 बीसी में उसकी मृत्यु होगी। अब उसकी मौत के बाद भारत में उसका उत्तराधिकारी कौन है? इंडिया के अंदर उसका सक्सेसर कौन है? तो इंडिया में डेफिनेटली उसका सक्सेसर रहेगा, उत्तराधिकारी रहेगा सेल्यूकस निकेटर। कौन रहेगा भाई? सेल्यूकस निकेटर। ये तो बात कर ली हमने सिकंदर की। किसकी बात कर ली? अलेक्जेंडर या सिकंदर की बात कर ली। तो दूसरी तरफ अब अटैक के बाद हम वापस अपने वाले सिस्टम पे भी तो आएंगे, और अपने वाले सिस्टम में हम क्या शुरू करेंगे? मौर्यन डायनेस्टी। क्या स्टार्ट करेंगे? मौर्यन डायनेस्टी या मौर्य वंश। और मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 322 बीसी, 322 बीसी से लेकर 185 बीसी, 322 बीसी टू 185 बीसी, 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक का जो टाइम पीरियड होगा उसे ही हम जानेंगे मौर्यन डायनेस्टी के रूप में। किस रूप में जानेंगे? मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन राजवंश। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था जो लास्ट रूलर है उसका नाम है धनानंद। क्या नाम है भाई? अब धनानंद भाई ने बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी। किसकी इंसल्ट कर दी? चाणक्य। चाणक्य अंकल को आया गुस्सा। उसने क्या किया? चाणक्य अंकल ने अपनी आर्मी बनाई, अपनी आर्मी बिल्डअप की। किसके सहारे? मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर होंगे, क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? अपनी आर्मी से डिफीट कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया। किसको डिफीट किया भाई? धनानंद को डिफीट कर दिया। डिफीट करके भारत में स्थापना करेगा किस डायनेस्टी की? मौर्य। किस डायनेस्टी की? मौर्य डायनेस्टी या मौर्य राजवंश की भारत में शुरुआत कर दी। किसने कर दी भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अंडर द गाइडेंस, किसकी गाइडेंस में कर दी? अंकल की गाइडेंस में। कौन से अंकल? चाणक्य अंकल। बहुत समझदार आदमी हैं ये। तो हम जब मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें मौर्य डायनेस्टी के क्या क्या सोर्सेज मिलते हैं, इनसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सोर्सेज रिगार्ड्स मौर्य डायनेस्टी। कौन कौन से सोर्स हैं भाई? लिटरेसी सोर्स। किससे रिलेटेड? मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड। कौन कौन से सोर्स हैं? तो सबसे पहला सोर्स आप ध्यान रखिएगा, आप नाम पढ़ रहे हो बार बार चाणक्य का। किसका नाम पढ़ रहे हो? चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौटिल्य, या इसी को बोला जाता है विष्णुगुप्त। क्या बोला जाता है भाई? विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक ही नाम है, तीनों एक ही नाम है भाई। कौटिल्य नहीं है, मेरे मुंह से निकल गया था। सिर्फ सारा दिन में एक आध गलती तो होगी। स्टैचू ऑफ मिस्टेक्स होता है इंसान। अर्थशास्त्र, बुक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा, विषय पॉलिटिकल है। क्या भाई? पॉलिटिकल, राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है ये। नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट पॉलिटिकल है, यानी कि एक राजनीतिक विषय की पुस्तक है। वर्ल्ड में बहुत से देश, बहुत से लोग फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? चाणक्य नीति को फॉलो करते हैं या अर्थशास्त्र को फॉलो करते हैं। और इंडिया की ये फेमस बुक है, इसकी कंपैरिजन पॉलिटिकल की सबसे इंपॉर्टेंट बुक से की जाती है। वर्ल्ड में जो सबसे फेमस बुक है ना भाई, वो कौन सी है? द प्रिंस। कौन सी है? द प्रिंस। तो बार बार इस द प्रिंस की कंपैरिजन किससे करते हैं? कंपेयर करते हैं हम द प्रिंस को इंडिया की बुक से, जिसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। और ये द प्रिंस का राइटर कौन है? इस द प्रिंस का राइटर है, लेखक है मैकियावेली। कौन है भाई? मैकियावेली। वर्ल्ड में वो लड़का जिसने सबसे फेमस बुक लिख रखी है पॉलिटिकल से रिलेटेड, उसका क्या नाम है? मैकियावेली। क्या नाम है? और ये मैकियावेली भाई कहां से है? ये इटली से है। कहां से है? इटली। देखिए, इटली का एक लड़का जिसका क्या नाम है? मैकियावेली। ये राइटर है कौन सी बुक का? द प्रिंस। और द प्रिंस फेमस बुक है, वर्ल्ड में सबसे फेमस बुक है किसकी? पॉलिटिकल की। किसकी भाई? पॉलिटिकल, राजनीतिक विज्ञान की। और इसी तरीके से भारत में जो पॉलिटिकल की सबसे फेमस बुक है वो कौन सी है?
अर्थशास्त्र। कौन सी है भाई? अर्थशास्त्र। तो बार बार कंपैरिजन की जाती है। अर्थशास्त्र की कंपैरिजन किससे होती है? दा प्रिंस। किससे होती है? दा प्रिंस से अर्थशास्त्र की कंपैरिजन की जाती है। इसलिए ये जो वर्ड है ना मैकियावेली, अगर पेपर में पूछ ले भारत का मैकियावेली किसको कहते हैं, हु इज नोन एज मैकियावेली ऑफ इंडिया, भारत का मैकियावेली किसे बोलते हैं? तो मैकियावेली ऑफ इंडिया बोलते हैं भाई चाणक्य को। किसको बोलते हैं? चाणक्य। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चाणक्य। मैकियावेली ऑफ इंडिया चाणक्य। इसके अलावा हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पता चलता है विशाख दत्त की पुस्तक। विशाख दत्त की पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है भाई? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से हमें पता चलता है। अन्य इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं, वन ऑफ द ट्रेवलर, एक यूनानी यात्री भारत में आया था, नाम था मेगास्थनीज। वन ऑफ द एथेंस ट्रेवलर, यूनानी यात्री ट्रेवलर इंडिया में आया। क्या नाम था ट्रेवलर का? मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। और इस मेगास्थनीज ने हमारे देश के बारे में लिखा अपनी पुस्तक इंडिका में। किस में लिखा भाई? इंडिका। फिर क्वेश्चन ये भी आ जाता है पेपर में, मेगास्थनीज किसके कोर्ट में आया था, किसके दरबार में आया था? तो हम याद रखेंगे ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये क्वेश्चंस जो मैं सोर्स लिखवा रहा हूं आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम में इनका ट्रेंड ज्यादा चल पड़ा है। ऐसे ही हम एक बुक पढ़ते हैं पतंजलि, सुना होगा ना पतंजलि, तो रामदेव भाई के गुरु हैं। तो पतंजलि की ही पुस्तक है महाभाष्य। पतंजलि की पुस्तक का क्या नाम है भाई? महाभाष्य। इससे भी हमें जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? मौर्यन डायनेस्टी की। किसकी? मौर्यन डायनेस्टी या मौर्य राजवंश की जानकारी मिलती है। ऐसे ही एक डॉक्टर होंगे इंडिया में जिसका नाम होगा चरक। एक वैद्य होंगे जिसका नाम होगा चरक। क्या नाम होगा? चरक। चरक एक बुक लिखेगा जिसका नाम है चरक संहिता। क्या नाम है? चरक संहिता। इससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। किसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है? मौर्य डायनेस्टी की। किसकी मिल रही है? मौर्य डायनेस्टी। तो ये सारे के सारे लिटरेसी सोर्सेस हैं, साहित्यिक स्रोत है किसके बारे में जानने के लिए? मौर्यन डायनेस्टी। किसके बारे में? मौर्यन या मौर्य राजवंश के बारे में जानने के लिए। एक बार पढ़िए सबको और बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लो भाई। सर विशाख दत्त राइटर है, मुद्रा राक्षस क्या है इसकी? बुक। बुक का नाम मुद्रा राक्षस। एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक बताइए भाई, उसके बाद आगे चलते। ये हो गए वो सोर्स जिससे हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि आप जानते होगे हिस्ट्री वही होती है जिसका हमें क्या मिल रहा हो? सोर्स। क्या मिल रहा हो? सोर्स अर्थात स्रोत मिल रहे हो। तो स्रोत मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानने के सारे लिटरेसी सोर्स। के बाद हेडिंग डालिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हेडिंग डालोगे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त (322 BC to 298 BC), 322 BC से लेकर 298 BC तक मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इतने सालों तक रूल करेगा, लगभग 24 सालों तक रूल करेगा। इसके बारे में हमें इसका यूनानी नाम पता चलता है भाई, इस यूनानी नेम, और यूनानी नाम है इसका। यूनानी भाषा में, यूनानी भाषा होती है ग्रीक। कौन सी होती है? ग्रीक। और ग्रीक भाषा में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया है? इज नोन एज सेंड्रोकोट्स। उसको क्या बोला गया है? सेंड्रोकोटस बोला गया भाई। यूनानी भाषा में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला गया है? सेंड्रोकोटस। क्या बोला गया भाई? सेंड्रोकोटस। और ये सेंड्रोकोटस जो वर्ड है ये हमें कहां से पता चला? दो यूनानी राइटर हैं भाई,
एक का नाम है प्लूटार्क और एक का नाम है जस्टिन। क्या नाम है? प्लूटार्क एंड जस्टिन। इन दोनों से पता चला, और जस्टिन इसका बेटा भी था। जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य का सन भी था भाई। ठीक है, दो यूनानी ट्रेवलर हैं, एक का नाम है प्लूटार्क, दूसरे का क्या नाम है? जस्टिन। इन दोनों ने बताया, ये दोनों क्या बताते हैं, दोनों डिस्क्राइब करते हैं, नीचे वाला जस्टिन इसका बेटा भी था, ये बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पास ना 6,40,000 की सेना हुआ करती भाई। 6,40,000 की आर्मी हुआ करती। जी को ग्रीस बोलते हैं सर। आप सारा इंग्लिश में लिखते हो सर? बता दिया करो जो हिंदी इंग्लिश में समझ में ना आवे। सेंड्रोकोटस को सेंड्रोकोटस ही बोलते हैं। मेगास्थनीज एक ऐसा यात्री है भाई जो परमानेंट यहां रहा है। ये प्लूटार्क और जस्टिन के यहाँ दो विचारक हैं जिन्होंने बता रखा है, बेसिक बता रखा है। मेगास्थनीज फेमस है, इन्होंने बेसिकली क्या बताया कि इसके पास, चंद्रगुप्त मौर्य के पास आर्मी हुआ करती 6,40,000 सैनिकों की आर्मी हुआ करती, और इस आर्मी से इसने चारों डायरेक्शंस को कनकर कर दिया, यानी चारों की चारों दिशाओं को ध्वस्त कर दिया। इसलिए इसी को बोला जाता है फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट ऑफ इंडिया, या यही कहलाया भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट। क्या कहलाया भाई? चक्रवर्ती सम्राट, जिसने चारों दिशाओं पर, द पर्सन हु विंस ऑल फोर डायरेक्शन, जो चारों दिशाओं को जीत ले, उसी को कहा जाता है चक्रवर्ती सम्राट। क्या बोला जाता है? चक्रवर्ती सम्राट। इसलिए यही कहलाया भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट। क्या कहलाया? पहला चक्रवर्ती सम्राट। अब देखिए, इसने एक लेक है भाई, नाम है सुदर्शन। क्या नाम है? सुदर्शन लेक। चंद्रगुप्त मौर्य built a lake named Sudarshana Lake on गिरनार माउंटेन भाई, गिरनार पर्वत के ऊपर एक झील का निर्माण करवाया भाई, एक झील का निर्माण करवाया। झील का क्या नाम है भाई? सुदर्शना लेक। सुदर्शना लेक या सुदर्शन झील बोलोगे आप। सुदर्शन झील कहां पे है? गिरनार माउंटेन। कौन से पर्वत पे है? गिरनार पर्वत। और ये गिरनार पर्वत कहां पे है? ये आपके गुजरात के अंदर। कहां पे है? गुजरात के अंदर हैं गिरनार पर्वत। कौन से पर्वत हैं? गिरनार पर्वत गुजरात के अंदर है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। गिरनार पर्वत पर झील का निर्माण करवाया, नाम क्या था? सुदर्शन झील। क्या नाम था? सुदर्शन झील। देखिए, अगर मैंने बात की निर्माण किसने करवाया, तो आंसर क्या आ रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य तो इसको बनवा देगा यार। इसके बाद काफी सालों के बाद, 200-400 सालों के बाद इसकी कंडीशन बहुत खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खराब होने को हो जाएगी। तो इसको क्या करवाना पड़ेगा? बार बार रिनोवेशन। क्या कराना पड़ेगा भाई? रिनोवेशन। दोबारा से जीवन दान देना पड़ेगा, जीर्णोद्धार कराना पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछे ना पेपर में, सुदर्शन लेक का फर्स्ट रिनोवेशन किसने कराया? फर्स्ट रिनोवेशन की बात करेगा तो फर्स्ट रिनोवेशन कराया गया था रुद्रादमन। क्या नाम था? रुद्रादमन, जो एक शक रूलर होगा। हु इज ए शक का रूलर? शक डायनेस्टी का रूलर होगा भाई। ने क्या कराया था? फर्स्ट रिनोवेशन, पहला जीर्णोद्धार कराया। और ये रिनोवेशन कराया, जीर्णोद्धार कराया, ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिल रही है? क्योंकि ये जो पर्वत है ना, गिरनार या सुदर्शन लेक है, इसके ऊपर ना हमें मिलते हैं इंडिया में फर्स्ट एंड लार्जेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन। क्या मिलते हैं? फर्स्ट एंड लार्जेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन। पहले और सबसे बड़े संस्कृत भाषा के अभिलेख, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन इंडिया। भारत में संस्कृत भाषा के पहले अभिलेख। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? जब आप भाषा को रिटर्न फॉर्म देते हो। क्या देते हो? रिटर्न फॉर्म। हिंदी को आपने देवनागरी में लिखा, स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई होगी। इसका मतलब जो गिरनार पर्वत है ना, उसके ऊपर संस्कृत भाषा के लेख लिखे हुए हैं। उन पत्थरों के ऊपर, उन स्टोन्स के ऊपर लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। क्या लिखा हुआ है? कि सुदर्शन लेक का फर्स्ट रिनोवेशन, पहला जीर्णोद्धार किसने करवाया है? रुद्रदमन ने। किसने करवाया है? रुद्रदमन आगे आएगा। कौन सी डायनेस्टी का है?
शाका डायनेस्टी या शक डायनेस्टी, शक डायनेस्टी आप बोल सकते हो। भारत के अंदर पेपर में क्वेश्चन आएगा, पहले संस्कृत भाषा के अभिलेख किसने लिखवाए थे? रुद्रादमन ने। किसने लिखवाए थे? रुद्रादमन। फिर यहीं से पूछ लेगा सबसे बड़े संस्कृत भाषा के अभिलेख किसने लिखवाए थे, तो भी आप क्या आंसर दोगे? रुद्रादमन। क्या आंसर दोगे? रुद्रादमन। सबसे बड़े भी, पहले नंबर के भी किसने लिखवा रखे हैं भाई? रुद्रादमन। किसने? रुद्रादमन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फर्स्ट रिनोवेशन पढ़ लिया तो सेकंड भी पढ़ लेते हैं, साथ के साथ क्लियर होता चलेगा। सेकंड रिनोवेशन की जरूरत पड़ी जो एक व्यक्ति ने कराया, जिस लड़के का नाम था स्कंदगुप्त। क्या नाम था? स्कंदगुप्त। नो डाउट यहां से हमें पता चल रहा है स्कंदगुप्त, यानी ये कौन सी डायनेस्टी का था? गुप्ता डायनेस्टी। क्या ये गुप्त वंश का था? इसने दूसरी बार जीर्णोद्धार कराया था, सेकंड रिनोवेशन ऑफ सुदर्शनालेक, सुदर्शन झील का दूसरी बार जीर्णोद्धार कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? तो ध्यान रखिएगा, दूसरी बार जीर्णोद्धार कराया गया था स्कंदगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा भाई? स्कंदगुप्त के द्वारा। जल्दी से बताइए, क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? जी, प्लूटार्क और जस्टिन ग्रीस जिसे मैं बोल रहा था, यूनानी है भाई दो, उनमें से दो यूनानी लेखक है, उनमें से जस्टिन इसका बेटा भी है। ये यूनानी लड़की से भी शादी कर लेगा, कराएंगे, रुक जाए एक बार, मेरी तो होने से रही अभी, यूनानी लड़की से चंद्रगुप्त भाई ही की कराएंगे। हाँ जी, गुजरात में सुदर्शन झील है सर, ये इसी का तो जिक्र कर रहे हैं, तुम पागल हो गए, 3 आदमियों ने नाम लिखवा दिए इसी झील पे। स्कंदगुप्त सर, स्कंदरगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त। लिखाई मेरी बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आवाज तो ठीक होगी यार। अच्छा पहले सुन लिया, चलो कोई बात नहीं, एक बार और पूछ लो भाई, समझ में आना चाहिए, फिर से बता देंगे। चले, यहां तक बताइए, कोई डाउट हो तो उसके बाद आगे चलते हैं भाई। ये तो कुछ था ही नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट कर दिया था धनानंद को और नई डायनेस्टी बना दी मौर्यन। उसके बाद हमने ये जो सोर्सेज है उनके बारे में पढ़ा, सोर्सेज के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, और इसके बाद आगे चलते हैं। मैंने आपको एक लिंक जोड़ा था कि भारत के अंदर जो जीते हुए क्षेत्र थे, यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी क्या बना ली? आते कैपिटल लिख लीजिएगा, पाटलिपुत्र। क्या बना ली है? पाटलिपुत्र। तो राजधानी क्या है? मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे राजधानी क्या है भाई? पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। हाँ जी, पहले वैशाली नहीं होगी थी, काला शोक एंड ऑल कंपनी के टाइम पे। अब मौर्यों में राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। कौन सी है? पाटलिपुत्र। देखिएगा, अब जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत पर रूल कर रहा है तो सिकंदर अपने जीते हुए क्षेत्र किसको छोड़कर चला गया है? सेल्यूकस को। किसको छोड़कर चला गया है? सेल्यूकस, क्योंकि उसके 2 सेनापति हुआ करते, एक का नाम था निर्याकस, एक का नाम था सेल्यूकस निकेटर। अपने जीते हुए क्षेत्र किसको सौंप गया? सेल्यूकस निकेटर को सौंप गया है। तो वो भी वापस आएगा, वो वापस आया भाई 305 बीसी में। भारत में कौन आया? सेल्यूकस निकेटर। भारत में कौन आया? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का भारत में आगमन, एंट्री ऑफ सेल्यूकस निकेटर इन इंडिया, भारत में आगमन, इंडिया में एंट्री हुई इसकी। आया किस लिए था वो? दोबारा से अटैक करने के लिए, पूरी जोश में होश के साथ आया, लेकिन जैसे ही सेना देखी चंद्रगुप्त मौर्य की, ओ माय गॉड, 6,40,000 सैनिक। नहीं भाई साहब, मैं तो वैसे ही आया था, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, सिंपल है, कोई मूड नहीं है लड़ाई का, और बताओ चलो बात कर लेते हैं, ट्रीटी कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि करेगा। कौन संधि करेगा? सेल्यूकस निकेटर। संधि में सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य बोला नहीं आया तो तू मारने ही था, लेकिन तू यहां आके चुप हुआ है, जब तूने अपना भाईचारा देखा है, सिस्टम देखा है, इसके बाद चुप हुआ है तो ठीक है। तो बोला कोई बात नहीं भाई साहब, हम कर लेते हैं, डील अप कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप बोलोगे वो ठीक है। बोला ठीक है, तो चलो संधि करना शुरू करते हैं। संधि में तो कौन से एरिया है तेरे पास? काबुल है, कंधार है, जैड्रोशिया है, पेशावर है, ये एरिया आजकल तेरे पास है ना, तो ये मेरे को दे दे जल्दी से। ठीक है भाई साहब, ले लो। तो फिर बोला सेल्यूकस निकेटर को, बोला बोला ये अच्छी सी लड़की कौन लाया हुआ है? बोला भाई साहब बेटी है मेरी।
क्या नाम है? हेलेना। क्या नाम है? हेलेना। तो इसलिए भाई को पसंद है, इससे शादी करनी है। ठीक है, तो हेलेना से शादी कर लिया। पूछ रहे थे ना जस्टिन कौन था? इसी हेलेना का बेटा था जस्टिन। ठीक है, मैंने कहा था इसी हेलेना का बेटा था। कौन था? जस्टिन। चलिए, हेलेना के बाद तीसरा क्या कहा? तीसरा बोला एक ट्रैवलर है सर, इसको छोड़ जाऊं? बोला ठीक है छोड़ जा भाई। मेगास्थनीज। क्या नाम है ट्रैवलर का? मेगास्थनीज। इसको छोड़ जा, कोई बात नहीं। और अब तू हो गया समधी। अब मैं तेरे को दूंगा, मतलब तूने अपनी लड़की की शादी कर दी ना मेरे साथ, तो अब मैं तेरे को हाथी दूंगा गिफ्ट में। क्या दूंगा? हाथी। तो सेल्यूकस निकेटर को क्या गिफ्ट किए थे भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने? हाथी, एलिफेंट्स गिफ्ट किए। ठीक है, ये कब की घटना है? 305 बीसी की। कब की घटना है? 305 बीसी की घटना। ये तो हो गया यूनानियों का खात्मा। किसका खात्मा हो गया? यूनानियों का। फिर चंद्रगुप्त भाई को टेंशनों की कमी नहीं है, साइड में ही लफड़े चल रहे हैं। साइड में ही इसी के समय पे, आप जानते हो मैंने पहले भी लिखवाया था, फिर से बता रहा हूं, 300 बीसी में इसी के यहां पर हुई फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल। क्या हुई? फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल, प्रथम जैन संगति हुई। फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल हुई, प्रथम जैन संगति हुई। और इसकी ये कहां पे हुई? जगह कौन सी थी भाई प्रथम जैन संगति की? याद रखिएगा, आपको पता है पाटलिपुत्र। कौन सी जगह थी? पाटलिपुत्र भी इसकी जगह थी। पाटलिपुत्र के अंदर प्रथम जैन संगति हुई। आप पाटलिपुत्र के अंदर जब ये जैन संगति होती है तो आप सबको पता है जैन धर्म दो भागों में टूट जाता है। कितने भागों में? दो भाग, श्वेतांबर और दिगंबर। कौन से? श्वेतांबर वो जो सफेद वस्त्र पहनेंगे, दिगंबर वो जो वस्त्र नहीं पहनेंगे। और बिना वस्त्र पहनने वालों में ये कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड। देखिए सुनिए भाई, सानी साहब आप क्या कह रहे थे? भद्रबाहु। भद्रबाहु से तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, भद्रबाहु वही था जो संस्थापक है। आओ जी आओ। भद्रबाहु कौन से धर्म को मानता है? दिगंबर। किसको मानता है? दिगंबर। या आप कह सकते हो जो भी भद्रबाहु की टीचिंग्स को मानता है, शिक्षाओं को मानता है, वो क्या है? दिगंबर है। जो भी भद्रबाहु की टीचिंग्स को, शिक्षाओं को फॉलो करेगा वही दिगंबर है। और अपना मौर्य भी, चंद्रगुप्त मौर्य भी किसके पीछे पड़ा हुआ है? भद्रबाहु। यानी जैनिज्म को मानता है, ये जैन धर्म को मानता है। ये बात क्लियर होगी। फिर आपसे थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ ले, इसको जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी? जैन धर्म की शिक्षा इसको किसने दी थी? भद्रबाहु ने। जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी? भद्रबाहु। तो ये अब पूछेगा जैन धर्म की कौन सी शाखा को फॉलो किया करता? कौन सी शाखा को? दिगंबर। कौन सी शाखा को फॉलो करता था? दिगंबर ब्रांच का फॉलोवर था। दिगंबर ब्रांच का फॉलोवर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और ये इसी के साथ कहां चला गया था? साउथ इंडिया में। कहां पे चला गया? भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य गया। कहां पे? साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में गया। साउथ इंडिया में भी पूछे तो आपको याद रखना है श्रावण बेलगोला। कौन सी जगह है? श्रावण बेलागोला कहा जाता है इसको। और ये कहां पे है? इन कर्नाटका, या ये आपका कर्नाटक के अंदर है। कहां पे है? कर्नाटक। जब इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली ना तो मन उठ गया, तो उसे मन उठ गया, अब जाना है भाई, छोड़ के जाना है। तो अपने लड़के को बुलाया, बड़े बेटे को, जिसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। और उसको कहा बच्चे अब संभाल लेना, मैं जा रहा हूं। बोला ओके पापा। तो साउथ इंडिया में गया भद्रबाहु के साथ, दक्षिण भारत में गया, श्रावण बेलगोला की पहाड़ियों में भद्रबाहु से एजुकेशन लेते लेते उसने 298 बीसी में, 298 बीसी में प्राण त्याग दिए। बाय द प्रोसेस
संथारा, संथारा और यू कैन से सलेखना। संथारा या क्या कहा जाता है इसको, सलेखना, प्रोसेस के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। संथारा या सलेखना से अपने प्राण त्यागे, किसने त्यागे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने। सलेखना संथारा क्या होता है, जैन धर्म में व्यक्ति अंतिम दिनों में भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग दिया करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, संथारा या सलेखना। क्या कहते हैं, संथारा या सलेखना। ठीक है, यहां तक बताइए, भी कोई डाउट हो तो। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे बिंदुसार। क्या पढ़ेंगे, बिंदुसार। ये वो एक क्षेत्र हैं जिनको ग्रीस अटैकर जीतते हुए आए थे। काबुल कंधार अफगानिस्तान का एरिया, जेड्रोशिया पेशावर, पेशावर पाकिस्तान का एरिया है, काबुल कंधार जेड्रोशिया अफगानिस्तान का एरिया। ये एरिया तो जीत के इंडिया में घुसे थे ना। ये किसके कब्जे में थे, सेल्यूकस निकेटर के कब्जे में थे। पहले सिकंदर ने भी जीत रखे थे। चंद्रगुप्त मौर्य कहेगा भाई ये तो मेरे को दे दे, ये तो तू जीते हुए है ना, और वापस चला जा और अपनी लड़की को छोड़ जा, हेलेना को। सर महाजनपद नहीं है, ये एरिया है अफगानिस्तान का। काबुल कंधार आज भी तो सुनते होगे, काबुल तो कैपिटल है आज भी उनकी, फिर महाजनपद कैसे हो सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए। हाँ जी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। चलिए आगे, आगे चल के लिखिए बिंदुसार। बिंदुसार, बिंदुसार का ही नाम है सिंह सेन। इसी को सिंह सेन या अमित्रगात कहा गया है। क्या कहा गया, अमित्रगात या सिंह सेन। किसको, बिंदुसार को। बिंदुसार का टाइम पीरियड लिखिएगा 298 बीसी टू 273 बीसी। 298 बीसी टू 273 बीसी, 298 बीसी से 273 बीसी के बीच में समय रहेगा, रूलिंग पीरियड रहेगा किसका, बिंदुसार का। किसका रूलिंग पीरियड है भाई, बिंदुसार का रूलिंग पीरियड है। अब बिंदुसार का जो रूलिंग पीरियड है, इस समय पे बौद्ध और जैनिज्म ग्रंथ बताते हैं इसका नाम सिंह सेन भी हुआ करता, मित्रगात भी। और इस भाई की 16 बीवियां थी। बीवी थी 16। ओ तेरी, आहा वाह वाह, मतलब अब तक जो पढ़ा दिया सब हवा एक उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्वेश्चन वहीं से आने हैं। 16 बीवी, अच्छा अच्छा, इसलिए तो राजा खुश रहा करते हैं ना। लेकिन इनमें सबसे फेवरेट प्रमुख बीवी कौन सी थी, धर्मा। धर्मा या धर्मा को ही कहा जाता है शुभद्रांगी। धर्मा का ही दूसरा नाम क्या है, शुभद्रांगी। और इसी से इसको बेटे की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था अशोक। धर्मा का ही दूसरा नाम क्या था भाई, शुभद्रांगी। सेकंड नेम शुभद्रांगी था। इसी से बेटे की प्राप्ति हुई जिसका क्या नाम था, अशोक। क्या नाम था, अशोक। ऐसा कहा जाता है बिंदुसार को 16 पत्नियों से 101 बेटे थे। बड़ा बेटा कौन सा था, सुशीम। एल्डर सन था बड़ा बेटा सुशीम। सेकंड नंबर का जो था वो था अशोक। और जब बिंदुसार रूल किया करता उस समय पे सुसीम तो गवर्नर था तक्षशिला का। कहाँ का गवर्नर था, तक्षशिला। और अशोक गवर्नर था
उज्जैन। उज्जैन का ही दूसरा नाम कई बार पेपर में आ जाता है अवंती। पेपर में पूछेगा अवंती का गवर्नर था अशोक। बिफोर किंग, राजा बनने से पहले अशोक कहाँ का गवर्नर था? अवंती का। बिंदुसार चाहता था उसका बड़ा बेटा सुसीम बने। क्या बने भाई? नेक्स्ट रूलर। अगला रूलर कौन बने? उसका बेटा सुसीम। देखिए पर हुआ क्या इसी समय पे? रिवोल्ट इन तक्षशिला। क्या हुआ? रिवोल्ट इन तक्षशिला। तक्षशिला के अंदर विद्रोह हो गया भाई। तक्षशिला के अंदर विद्रोह हो गया। जब हम महाजनपद पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो तक्षशिला कैपिटल है गांधार की। किसकी कैपिटल है? गांधार सुना होगा। गांधार नरेश शकुनी, मामा शकुनी है, तो वही गांधार है ये। इस गांधार की कैपिटल क्या हुआ करती? तक्षशिला। इंडियाज ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी भी कहां पे थी? तक्षशिला। बिंदुसार के समय में रिवोल्ट भी कहां पे हुआ? तक्षशिला। रिवोल्ट का मतलब विद्रोह। वहां पे लोग इसके खिलाफ चले गए। तो पहले विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? सुसीम को। सुसीम अनसक्सेसफुल रहा। इसके बाद किसको भेजेगा दूसरे नंबर पे? और अशोक ने विद्रोह दबाया। कहां का विद्रोह दबाया? तक्षशिला। इसका मतलब कैपेबल आदमी कौन है? अशोक। कौन है? अशोक। कैपेबल है तो अपने 99 भाइयों को मार देगा, सिर्फ एक भाई को जिंदा छोड़ेगा, उसका नाम होगा तिस। क्या नाम होगा? तिस। अशोक का जो भाई जिंदा बचा अशोक के हाथों, उसका नाम तिस। और तिस को ही उसने बनाया किंग ऑफ सिंघल। कहां का राजा बनाया? सिंघल का शासक बना दिया भाई। वो उसका रियल ब्रदर था, ये उसको जिंदा छोड़ दिया था। सिंघल का शासक बनाया तिस को। किसको सिंघल का शासक बनाया? तिस। वो इस तिस, तिस कौन था? का भाई था। सिंघल का क्या मतलब है? सिंघल का क्या सिस्टम है भाई? सिंघल श्रीलंका का ही पुराना नाम है। किसका पुराना नाम है? ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम ही क्या है? सिंघल। क्या नाम है? सिंघल है जी। उज्जैन अभी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है भाई, सॉरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आ गया अभी तो वर्तमान। अवंती, अवंती भी एक क्या हुआ करता? महाजनपद हुआ करता। मारना जरूरी होता था सर। भी बच्चे हो अभी नहीं समझोगे क्यों मार दिए। आप हंस रहे थे, चलो मैं बताता हूँ थोड़ी सी बेसिक बात। राजा की इतनी रानियां क्यों हुआ करती? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? एक्चुअल कॉन्सेप्ट। अपना राज्य फैलाना होता था। दूसरी बात, राजा का ना सिर्फ इतनी सी जिम्मेवारी नहीं राजा पे कि शादी कर ली तो आपकी तोड़ जा रही है, अच्छा 16 बीवियां, इतना सा कॉन्सेप्ट नहीं था। ये तो बचपने वाला कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये हुआ करता भाई 16 शादी कर ली मतलब राजा कौन है? राजा वो है जिसे अपनी प्रजा को अगला क्या देना है? वारिस। तो इसलिए सिलेक्टेड राजा, मतलब ये उसकी मेंटलिटी की नीड नहीं थी कि 16 पत्नियां मजे ले रहा है, नहीं। वो उसको अपना अगला उत्तराधिकारी देना होता था। किसको? प्रजा को। और उत्तराधिकारी भी कौन? सक्सेसर भी कौन देना होता था? जो काबिल हो। 101 में से जो काबिल बचेगा ना सर, पक्का 101 में अगर विद्रोह विद्रोह होगा, आपस में लड़ाई होगी तो काबिल ही बचेगा। ऐसा तो है नहीं कोई भी बच जाएगा। तो अक्सर राजा इसलिए शादी किया करते। वो अक्सर राजा का वो पर्पज नहीं होता था कि वो राजा है तो बस वो मौज ले रहा है 16 शादी कर। 40-40 रानियां होंगी। टारगेट एक। हाँ युद्धों में हार के बाद भी अक्सर, लेकिन ये भारत में ज्यादा परंपराएं आपकी अरबों के आने के बाद चलेंगी। राजपूत रूलर्स और अरबों में आपस में ये सिस्टम काफी दिनों तक चलता। अब सेल्यूकस निकेटर का क्या सिस्टम? आपकी बुक में तो यही लिख रखा है सेल्यूकस निकेटर हार गया, हारते उसने लेना से शादी कर ली चंद्रगुप्त मौर्य ने। मैंने उसी को लिखवा रखा है क्या? फिर ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हो सर?
ठीक है, कल 2 ही बात लिखवानी है, डायमेकस वगैरह 2 ट्रैवलर है उनको बताना है बिंदुसार का, फिर अशोक शुरू करवा देंगे। क्या शुरू करवा देंगे? के दरबार में 2 ट्रैवलर आए थे, ट्रैवलर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो धन्यवाद आप सब। अजात शत्रु को, अजात शत्रु धनानंद रखता था सबसे पहले। सम्राट उसको बोलेंगे जिसने स्टैंडिंग आर्मी रखी है, जिसने चारों दिशाओं को रोंद डाला है। चाणक्य सर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद भी जिंदा था। बिंदुसार भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था, ऑपरेशन से हुआ बच्चा, ज्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उन दिनों में ना विष कन्या, अच्छा विष कन्या सुनी है भाई आपने? विष कन्या क्या देखी थी? खेल में देखी थी, नहीं वैसे सच्चाई भी है। उन दिनों विष कन्या एक नॉर्मल सी चीज थी। चाणक्य दूरदर्शी आदमी था, तो पता था अपना चंद्रगुप्त भोला सा लड़का, कहीं किसी लड़की ने फंसा वसा लिया तो दिक्कत हो जाएगी। विष कन्या का मतलब वो जो जहर का मतलब जहर होता है जिसके अंदर, हाँ, तो उसने उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर डालना स्टार्ट कर दिया था। हम सीरियल की बात अलग ही होती है, मैंने सीरियल नहीं देख रखा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और उसी के साथ एक बार चंद्रगुप्त भाई की वाइफ साथ में खाना खा रही थी और वो प्रेग्नेंट थी, उसने भी वो जहर वाला खाना खा लिया। थोड़ा बहुत जहर हुआ करता, ज़्यादा नहीं। फूड जिससे आजकल आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आप कहते हो पता नहीं क्या खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो गई है मेरे को, वैसे टाइप। तो वो उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन उसके ऑपरेशन के द्वारा उसको निकाल दिया गया। पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बोल सकते। ठीक है, बस सारी इन्फॉर्मेशन आज ही लोगे क्या? सीरियल वाली से पूछ लो थोड़ा बहुत।